नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे आज जाने वाले मृणाल के साथ शूट करने। हम शूट करने जाने वाले हम एक पॉडकास्ट। ये इसको देखो, ये देखो, ये मुंह में अपना यही करता रहता पूरे दिन, बेवकूफ़ नशे कर रहा है। चलो दोस्तों, बढ़िया बात है ये। नाम क्या है तेरा? कशिश। कहाँ का रहने वाला? इंदौर। यहाँ पे कैसे आया? पक्के डुन 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 डुन। Hi guys, welcome to yet another episode of this YouTube channel. Today we have a very great friend of mine, Mrinal Patel. Hi Mrinal. Hi bro. And Mrinal has been like my schoolmate. He was basically the music guy and I was a photographer guy in my school. We used to have a lot of fun. I still remember we creating those After Effects PPTs in our school, doing presentation, all that stuff. And Mrinal was the person who was handling all that part of music and all, and I was handling the video and the photography part of the school. So it was very nice. And yesterday I just messaged him, I just called him and I was like, do you want to do a podcast? And he was like, sure, why not? So here we are. Let's start with Mrinal's journey. So Mrinal, I'll hand over to you. What do you do? Who are you? What should people recognize you as? Just let everyone know about yourself. So nowadays I'm known by a name of DJ Rion right now, and I'm a professional DJ, producer, and officially a pianist. So I just make music, make people dance, and all this. And other than this, I also make music. I make music remixes, bootlegs, and all. I've uploaded that on many streaming platforms right now. And other than that, I'm a regular club DJ, freelancing in here and there. And how does it, like this journey started? Like I still remember. I think you were in. You used to play tabla also. No. No, you used to play piano. You used to play piano from 8th class, if I'm not wrong, correct? You are wrong. 9th, 10th. Okay. So a lot back then. मतलब what can I say? In KG अपने स्कूल में उस टाइम पे पियानो एज एन हॉबी इंट्रोड्यूस किया गया था, तब उसको केसीओ बोला जाता था। अब उस टाइम पे केसीओ बोल के जब पता नहीं रहता था कि भाई क्या चीज़ है, अपन चलो करके देखते हैं। ट्राई करी पियानो, फिर अच्छा लगा, घर वालों ने सपोर्ट किया, सीखा, सारी चीज़ें करी, रुक के थोड़ी बहुत चीज़ें चली, क्योंकि उस टाइम पे इतने अच्छे ट्यूटर्स मिलते नहीं थे। करेक्ट। फिर उसके बाद सीख के जो स्कूल का टीचर था दैट वाज टीचिंग यू केसीओ। या at that particular time. After that मैंने ट्यूशन्स ली थी अदर देन मेरे स्कूल के अलावा। फिर उसके बाद जब मैंने सीखना चालू किया था धीरे धीरे, मतलब हर पासिंग ईयर के साथ मैं और घुसता गया इन चीज़ों में, एंड ईयर आफ्टर ईयर बहुत सारी चीज़ें आने लगी। और फिर कुछ टाइम बाद कि जब पियानो मैंने एक सर्टेन लेवल तक सीख लिया था, उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और अलग अलग जॉनरेज, और ये सारी चीज़ें जो नई आ रही थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे मुझे एक सर ने मुझे बताया कि अगर तुझे इतना शौक है ये चीज़ें करने का, तो यू कैन डू वन थिंग। एक सॉफ्टवेयर था उस टाइम पे न्यूएंडो करके, बहुत नॉर्मल सा था, मतलब इतना कोई हाई एंड सॉफ्टवेयर, मतलब स्टार्टर्स ऑफ डीजे, नॉट इन डीजेइंग, मतलब बेसिकली इन प्रोडक्शन, क्योंकि पहले पियानो, फिर उसके बाद प्रोडक्शन, देन इनटू डीजेइंग, ऐसी कुछ जर्नी थी मेरी। सो व्हाट इज मतलब पियानो इज म्यूजिक क्रिएशन, production is basically you use multiple instruments to create a music, and layers by then layers comes DJing, which is like you do it live. ठीक है, understood. So after some time जब मैंने पियानो के बाद एक्सप्लोर करना चालू करी चीज़ें, तो मैं उस सॉफ्टवेयर पर डिफरेंट लेयर्स पे काम करता था। पर बैक देन उस टाइम पे मैं अनप्लग्ड काइंड का, कवर काइंड का, इंस्ट्रूमेंटल्स काइंड का म्यूज़िक बनाया करता था। बट फिर धीरे धीरे जब मैं उस सॉफ्टवेयर में घुसा, क्योंकि तब पता तो था नहीं, कोई सिखाने वाला था नहीं, नौ घुमा के देखते थे हम लोग कि क्या होता है, और साथ में कोई इतना था नहीं कि जो करे, तो मैं अकेले था, घुमा के देखा, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी। तो कुछ टाइम बाद जब बेसिक टर्म समझने आने लग गई ना, तो तब पता चला कि यार डॉ होता क्या एक्चुअली। फिर उसके अंदर आपको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पियानो, जिसको आप मिडी फॉर्मेट में यूज़ करके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हो। करेक्ट। तो सीधी बात, अपन वन मैन आर्मी बन जाएंगे उसके बाद। तो ये सब हो गया। फिर उसके बाद मैंने लेयर्स बाय लेयर्स काम करना चालू किया, फिर मैंने और चीज़ें, फिर एकदम से मैं
EDMs के जब EDMs आया था नया नया, तो मैंने वो सुनना चालू किया कि मतलब क्या फ़र्क है उसमें, एक्सप्लोर तो करना ही था यार। तो जब करा उसके बाद पता चला कि यार नेक्स्ट लेवल एनर्जी इन गानों में, तो कैसे ना बोले ना कुछ है फिर भी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें चली तो मैंने उसको और डीप में पढ़ा, फिर वहाँ के एल्गोरिथम्स क्या रहते हैं, वहाँ किस बेसिस पे ट्रैक्स बनते हैं, ये सब देखा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग जब स्कूल में ही बैठे थे आई गेस, तब मुझे बताया गया था कि BPM वाइज एनर्जी डिस्टिंग्विश होती है और ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे बेस हो सकते हैं। तो जितना मैंने पढ़ा आई थिंक इट्स 128 BPM जिस पे like someone started to move their body, get in rhythm with the dance, get in rhythm, and then you raise it to 135 I think, and then you drop it again, ऐसा कुछ होता है, इतना मैंने पढ़ा है। There is a total range of मतलब if we take it professionally, then I play from 75 to 160, okay, and सारे जितने भी genres हैं सब basically EDMs ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ही हुआ हो, तो ट्रैप्स, लो-फाई, चिल ट्रैप, फिर उसके बाद EDM जो अपने BDM चलते हैं, फिर उसके बाद साइकेडेलिक के बाद ट्रैप जो हाई टेम्पो ट्रैप आते हैं, टेक्नो, ये सारे जॉनर्स इस पर्टिकुलर BPM के अंदर कवर हो जाते हैं। मतलब 75 से 160 इज मोर देन इनफ कि सारे कवर हो चुके हैं। एंड पर बात ये रहती है कि कोई ऐसा बताया नहीं गया है BPM की इसी BPM पे एक इंसान ग्रूव कर पाएगा। जैसे हिप हॉप बेसिकली 90 से 100 110 ऐसे वेरी करते हैं, 75 पे भी होते हैं, 85 पे भी होते हैं, तो एक बहुत वर्सेटाइल रेंज है अपने पास काम करने के लिए। बट फॉर दैट ग्रूविंग पार्ट मतलब एक प्रॉपर सेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। अंडरस्टूड। तो यू सेड कि मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो डू यू मीन बाय बुक्स और ब्लॉग्स या फिर पढ़ा मतलब किस सेंस में? YouTube, I'm not a reading kind of person. Okay. मैं सो जाता हूँ भाई जब पढ़ता हूँ तो काम करना है तो फिर। And how was your school going with? मतलब ठीक है, you started playing piano चल रहा है साइड में, you're more interested into that, तो साइड में स्टडीज़ का मतलब कैसा चल रहा था? एंड जब घर वालों ने सपोर्ट किया, so what are they like directly सपोर्टिव और तुमने बनाया कैसा पीरियड था? शुरू में मतलब जब नया आया था तब तो बच्चे था, तो कोई दूसरा प्रेशर था नहीं, तो हाँ ठीक है हॉबी है, पियानो सीख रहा है, सीखने दो। उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े हुए तो उसके बाद करियर का क्या करोगे, कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें हुई थी। बट तब तक पियानो से रिलेटेड मतलब जब मैंने आउटर बैंड्स में प्ले किया था, स्कूल में प्ले किया था, मैंने इंदौर के बाहर भी उस टाइम पे प्ले करा था। 8th या 9th में मैंने पुणे में एक गिग परफॉर्म की थी मेरे फ्रेंड्स के साथ में। और ये सारी चीज़ें होने के बाद जब घर वालों को देखा कि हाँ अपन कर सकते हैं चीज़, सपोर्ट कर सकते हैं इसमें, और उनको को दिखा कि हाँ कुछ रिटर्न आ रहा है इसमें, तो तब उनकी बात फेम मनी रिटर्न किस सेंस में वो देख रहे हैं? नॉट इन मनी यार, मतलब उस टाइम पे इतना कोई पे आउट वाली गिग्स तो मिलती नहीं थी। करेक्ट, स्टार्टिंग था फ्रीलांसिंग। तो फिर उसके बाद मतलब बट कैसे लगा कि हाँ यार अब इसको जाने देना चाहिए इस रेंज में? यार डेडिकेशन बेसिकली, मतलब घर वालों को दिखाना कि यार डेडिकेटेड है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उनको भी लगा कि यार नहीं छोड़ दो। लेट्स से कोई नया डीजे हु इज स्ट्रगलिंग, लेट्स से मृणाल इन 11th क्लास 10th क्लास राइट, हु इज स्ट्रगलिंग कि उसको समझ नहीं आया, उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, तो योर आंसर टू दैट वुड बी कि बॉस डेडिकेशन। अगर तेरा डेडिकेशन है, इफ यू कैन लाइक नॉट दिखाने वाला डेडिकेशन, बट इफ यू कैन लाइक लिटरली फोकस ऑन द वर्क, तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें हाँ करें। बिकॉज मेरा भी शायद यही केस था। बिकॉज जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, आई रिमेंबर प्रॉपरली, तब माई पेरेंट्स वर ऑल्सो लाइक ड्रॉप आउट करने की क्या जरूरत है, कॉलेज चलने तो उसके बाद तुम्हारा स्टार्टअप करना वट एवर। बट दे सॉ माई डेडिकेशन कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और मैं लिटरली 3 घंटे सो रहा हूँ, दिन में 2.5 घंटे सो रहा हूँ। दे सॉ माई डेडिकेशन कि हाँ बॉस इसको सही में भी करना है, ये ट्रिप्स बुक कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, ही वांट्स टू डू दैट। तब मैंने पापा ने मम्मी ने कहा था कि ठीक है ड्रॉप आउट ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, एंड दैट्स व्हेन आई ड्रॉप। सो योर आंसर वुड बी डेडिकेशन टू दिस। या ठीक है। सो जितना मुझे याद है, योर फर्स्ट नेम वाज डीजे अल्केमिस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या करेक्ट, एंड नाउ इट्स रियो। तो दोनों का मतलब क्या है, व्हाई डिड यू चूज दैट नेम? और डीजे उसका नाम क्यों होता है? लाइक दैट्स अ क्यूरियोसिटी इन माय माइंड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो तुमने सबसे लास्ट में पूछा ये क्लियर करते हैं। जैसे अगर मैं अभी डीजे मृणाल रखता या आप डीजे हिमांशु रखते, तो उससे क्या अपने को एक स्पेसिफिकेशन देना पड़ रहा है कि हाँ ये बंदा है, इसका नाम हिमांशु और ये डीजे है, या ये बंदा मृणाल है, इसका ये डीजे इसलिए इसने डीजे लगा के रखा है। बट जब आप मोर प्रोफेशनली घुसते हो ना चीज़ों में, तो अगर आपके पास एक ऐसा नेम है जो आपको यूँ ही डिफाइन कर दे और आपको आगे या पीछे डीजे या कोई और भी सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
मतलब ऑब्वियसली अगर मैं अभी डीजे रियोन लिखूंगा तो मैं स्पेसिफिक नहीं, अनप्रोफेशनल लगता है थोड़ा। तो मेरे पर्सपेक्टिव में मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैंने अपने आप को रियोन बताया तो सबको पता कि हाँ रियोन, अरे रियोन तो डीजे ही है, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Got it. So basically, instead of me telling to the market कि यार मैं consultant हिमांशु अग्रवाल हूँ, मैं underdog, like most of the people say me underdog, that's why I put underdog. तो मैंने underdog रख लिया। Now whenever someone thinks of that, तो he's like कि हाँ हिमांशु की बात हो रही होगी। तो you write Alchemist or Rio or any name, जिससे कि सामने वाला वो नाम पढ़ के बोले अच्छा ये डीजे है या ये प्रोड्यूस करता है whatever. Understood. और उनका मतलब क्या, like what is the meaning of alchemist? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केमिस्ट का मतलब ये था अ पर्सन हु क्रिएट समथिंग विद सीमिंगली मैजिकल प्रोसेस। So basically जो alchemist book है उससे इंस्पायर्ड थे ना? नहीं, वो बुक देवम ने पढ़े थे और मैं उससे इंस्पायर हुआ था। तो मैंने बोला मैं रीडिंग वाला पर्सन नहीं हूँ, तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने गूगल करा। पर एक्चुअली दैट टाइम पे छोटे थे, नए थे, नाम रखा है, नाम रख लिया, नामकरण खुद का खुद कर लिया। लेकिन तब कॉपीराइट नाम की चीज होती है, ट्रेडमार्क नाम की चीज नहीं, वो अभी तक नहीं आया। अच्छा। अदर देन दैट मेरे को वेरिफिकेशन ब्लू टिक अलग मिल गया था गूगल पे भी। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि यार एक और आर्टिस्ट है अल्केमिस्ट करके, जो कि आई थिंक कनाडा या कहीं का है, और वो 45-50 ईयर्स का है। तो रैपर, सॉन्ग राइटर एंड डीजे है वो भी। तो अगर अल्केमिस्ट सर्च करे ना तो पहला प्रेफरेंस उसको मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ओल्ड और एस्टेब्लिश्ड है वो प्लेटफॉर्म पे। एंड मैं भी नया हूँ तो मेरे को मेरे ट्रैक के नाम से ढूंढना पड़ता, वो मेरे को अजम नहीं हो, मैंने नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ। तो आफ्टर वेरिफिकेशन भी मैंने चेंज करा। फिर उसके बाद रियोन का ऐसा सच कोई मीनिंग नहीं है, मतलब मैंने ना इसको कंपाइल करके बनाया था। और मैंने अपना एक बिग प्रॉमिस को उससे रिलेट कर पाया, तो इसलिए मैंने उसको रख दिया था। मतलब मेरा बिग प्रॉमिस क्या रहता है कि जैसे मैं एक ब्रिज हूँ, मतलब एक नॉर्मल से पर्सन को अगर वो वाइब करना चाहता है, So basically करंट सिचुएशन है कि वो बोर्ड हो रहा है, डिजायर सिचुएशन ये है कि उसको एंटरटेन होना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो बीच में ना, उस ब्रिज को मैंने नेम किया था एज अ रियोन। Okay, understood. So basically you are the bridge of entertainment that you kind of अगर बोलना है वाइब करने का बेसिकली मैं वो ठीक है। वैसे क्लबिंग करने मजा ही बहुत आता है। Anyways, तो why did you went only into music? क्योंकि obviously आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया होगा, you tried many things, but what was that thing which said you like यही करना है? वरना वो चीज़ क्या भी जैसे you were like कि बस this is cool for me. For example, why I went into business and into consulting and everything, because मेरे mentor was doing a seminar, and in that seminar he's made something like 6 lakh rupees in 3.5 hours, something like that, seminar देने के बाद। एंड सेकेंडली उसके बाद जिस इंसान ने वो खरीदा था पैकेज, उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में मिला। सो दैट वर द 2 things which made me go like fuck, this is what I want to do. पहला कि मनी, like it's good money, not you need to just speak and you will get money for that. Secondly, you can create a lot of impact. मतलब अगर आप 100 लोगों के साथ long lasting impact kind का, yes, you are creating a big impact in the world. So that were the 2 things जिसके मुझे लगा कि this is what I want to do. What was yours? ऐसे 2-3 इवेंट्स थे। मतलब आप जब बेसिकली मैं सही बताऊं अगर, तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था, वेरी ऑनेस्ट, जब मैं बैंड में परफॉर्म करता था ना, तो बहुत सारे लोग रहते थे कि मतलब जैसे सिंगर्स, गिटारिस्ट और, तो मैं तो पियानिस्ट था। अब होता क्या था, पूरी जो चीज़ें चलती थी ना वो सारी मैनेज करनी पड़ती थी, मैं एंजॉय नहीं कर पाता था। मतलब जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ, टाइम आउट हो रहा, तो मैं टैप करके बता रहा हूँ कि भाई तेरे को टाइम पे आना है, टाइम पे जल्दी आ गया, तू गलत गा रहा है, नहीं इसको सही कर। क्योंकि उस टाइम पे एक्सपीरियंस के मामले में मैं उनसे पहले परफॉर्म कर चुका था। तो यू वर यंगेस्ट इन द स्कूल, जितना मुझे याद है। मतलब देयर वर 2-3 people, I will not take names, but 2-3 लोग थे जो म्यूजिक में थे, and you were the youngest in them who was learning from a very long time. हाँ, तो ऑब्वियसली उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार जब इतनी मेहनत करनी है तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो मैंने फिर जब प्रोडक्शन में गया था ना, तो प्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे फेजेस थे कि हाँ मैं खुद ही कर लेता था चीज़ें। अब EDM भी आ गया, EDMs बनाना भी चालू कर दिया, चीज़ें होने लगी। फिर उसके बाद है ना मैं क्लब गया था पहली बार, पहला विजिट था मेरा। कौन सा क्लब था? विडोरा, गुड। और वहाँ रचित भैया प्ले कर रहे थे एट दैट टाइम। ना वो मेरे को जानते थे ना मैं उनको जानता था, मैं तो पहली बार गया था। You were just like to roam there, मतलब चिल करने गया था? नहीं, एक फेयरवेल थी यार, मुझे इनवाइट किया गया था। तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ पे मतलब मैं जिन लोगों के साथ गया था उनका थोड़ा क्लैश हो गया था, तो कुछ एक्सीडेंट होने वाला था, बच गए थे वो लोग। ओके। और मैं देख के पीछे हट गया था कि मतलब अच्छा मैं नहीं उनके साथ में। तो जब हम आ गए थे ना, तो उनका मूड थोड़ा अनसॉर्टेड था, बुरा लग रहा था, डरे हुए थे, नॉट जोन।
मतलब मैं रचित भैया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे दोस्तों की बात कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ गए थे कमरे। नहीं रचित भैया तो अपनी जगह यार। तो जब हम लोग वहाँ गए थे ना, पार्टी चल रही थी। अब उसके पहले एक बात बताता हूँ। एक वर्चुअल डीजे करके एक सॉफ्टवेयर आया था, हर बच्चा उसको जानता था। और मैं भी बढ़िया वही था कि जो फोन में चलता था, इस पे चलता था भाई, बहुत जोरदार। I'll tell you the story behind that. So what happened was, I think in 10th class that time, 11th class, और उस टाइम पे हम लोग ऐसे सब चिल कर रहे थे सब दोस्तों, एंड दे वर लाइक कि कोई डीजे है यहाँ पे, कोई गाने बजा ऐसा करके। तो आई वाज लाइक कि 3 दिन पहले मेरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसमें घर में ऐसे कुछ टाइम पास कर रहा था जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड देन आई ट्राइड इट एंड लाइक ये तो बहुत कूल चीज़ है, बिकॉज आई वाज लाइक एबल टू अचानक से चेंज द बीट एंड डू ऑल ऑफ दैट स्टफ। हाँ ठीक है, गो ऑन। तो वो वर्चुअल डीजे में मैं भी हरकतें करता रहता था, जब मुझे डीजेइंग का पता भी नहीं था। मेरे हिसाब से मैं प्रो हूँ लेकिन उस टाइम मैं प्रो था नहीं। जब मैंने वहाँ पे प्ले करते हुए देखा, मैंने देखा कि लोग पागल हो जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, और मतलब जो मेरे साथ जो ऐसे दुखड़ी रो रहे थे ना थोड़ी देर पहले, वो खुद बेवड़ों से लेके नाच रहे हैं उसमें पूरे। तो मतलब यार ये इनकी वाइब चेंज हो गई एकदम से। मैं बैठा हुआ, मैं नाच नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यार क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए सारी चीज़ें नई हैं। और उस टाइम पे भैया प्ले कर रहे थे, एंड क्राउड वॉज क्रेजी, और मतलब एक पूरा मतलब एटमॉस्फेयर बन गया था यार उस प्लेस में। एंड मतलब वो जो देखा था ना मैंने कि मतलब लोग, पीपल आर एंजॉइंग, दे आर हैविंग अ वाइब। भैया प्ले कर रहे थे, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब उनको बताना नहीं पड़ा कि उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी म्यूजिक से वो डिफाइन हो चुके थे कि वो क्या इंसान है। तो और लोग बोलते भी नहीं यार, म्यूजिक ज़्यादा अच्छा डिफाइन करता है आपको, मतलब एज एन आर्टिस्ट। तो वो वाली चीज़ थी। तो फिर मेरे को लगा यार डीजेइंग तो करनी, और जब मैंने उनको देखा वो प्ले करते हुए, तो मेरे वर्चुअल डीजे के सारे लॉजिक हिल गए मतलब ये तो कुछ नहीं है जो मैं करता था फिर उसके बाद मैंने सीखा। उस टाइम पे हार्डवेयर अवेलेबल नहीं होते थे यार, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। तो मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी, और अकेडमी ज्वाइन करने के बाद मुझे जब हार्डवेयर डीजेइंग अब था मुझे सिद्धांत सर ने सिखाया था। तो उन्होंने जब मुझे सिखाया था तो मुझे हार्डवेयर अवेलेबल होता, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड करा था, और बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरे फेवर में थी कि हाँ भाई अच्छा सा एक आइसोलेटेड रूम है, मैं अगर कर रहा हूँ। बेसिकली तब क्या जब ये सेटअप वेटअप कुछ नहीं है हमारे पास, नहीं ये कुछ भी नहीं है, और वर्चुअल डीजे चला रहे हैं। मतलब इतना एक्सपेंसिव ये तो छोड़ो आप, लेकिन बेसिक मतलब एक प्रॉपर लैपटॉप भी नहीं था यार उस टाइम, क्योंकि बच्चों को कौन लैपटॉप दिलाएगा यार। और उस टाइम पे इतने हाई एंड आते भी नहीं थे, i5 प्रोसेसर चल रहा था उस टाइम। अब वो सब हुआ, मैंने देखा, मैं अपना सेट एंजॉय करने लग गया, बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। पर उसके बाद भी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हुई थी। मतलब आफ्टर डीजिंग, मतलब सीखने के बाद भी जब मैंने चीज़ें करी, सीखा, मैंने सोचा कि हाँ चलो आज सीख गया हूँ मैं, कल से मेरे पास गिग्स आएंगी, इवेंटर्स आएंगे, पैसा आएगा, लोग आएंगे, इंस्टेंट सक्सेस। हाँ, इंस्टेंट फेम वाली चीज़। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मतलब मैं अगले दिन उठा, कुछ बदला लगा ही नहीं मेरे को। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम ऐसे ही चला, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब उस टाइम मैं बहुत अपसेट हो गया था कि यार कर तो लिया यार, मेरे को लगा था कि हो जाएगा, कुछ हुआ ही नहीं। So it was like you have done the skill part, you understood the hardware and everything, yeah, and now you're like कि हमें स्किल सीख लिए सब आ जाएंगे मेरे पास। That was the game। हाँ ठीक है। तो उस टाइम यही होता है, बस है ना, चुप 2-3 वीडियोस बना लो अपने साथ, वो पुराने वाले टाइम में कि हाँ देखो मैं मेरे साथ कंसोल है, एंड बना लो अपन, अच्छा फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टा पे डालेंगे, लोग बोलेंगे वाह वाह। ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2-4 लाइक ही बड़े होंगे और कुछ नहीं हुआ होगा उस टाइम पे। लेकिन चीज़ें जैसे जैसे थोड़ी और गिरती गई, मतलब उसके बाद कि मैं टॉकिंग वाले पार्ट में बहुत कमज़ोर था शुरू में। मतलब मैं then your valley of despair started, where जहाँ मैं सीख चुका हूँ, मुझे पता इसमें ही करना है, बट अब मेरा स्ट्रगल चालू हुआ, वो जो कि मुझे कैसे करना है। हाँ, और वो मतलब फिगरिंग आउट द जर्नी बेसिकली वो वाला चालू हुआ। हाँ, कॉन्टेक्स्ट थे नहीं, लोग जानते भी नहीं थे। So you have come from the rock bottom. Right now what's your age? I'm 22 right now. 22. ठीक है, मैं 22. And when your DJing thing started, what was your age? That was a time of I think 2017. And 5 साल पहले। 5 साल, ठीक है। 17-18 का ही होगा शायद, इतना ही कुछ होगा। तो अब हुआ ये कि सीखने के बाद जब चीज़ें चालू हुई थोड़ी बहुत, कि मतलब हाँ कोई पार्टी मिली है प्राइवेट, उसको फोड़ना है, सोच तो लिया फोड़ना है, पर कैसे फोड़ना है। अब वो चीज़ें ऐसी मतलब घुसता गया ना, मतलब बोल सकते कि बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था उस टाइम पे मैं, कि यार हो ही नहीं रहा है कुछ, इतना कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। हो नहीं रहा है मतलब गिग्स नहीं मिल रही है कि गिग्स नहीं मिल रही है, लोग जान नहीं रहे हैं,
सीखा, इतना टैलेंट भी दिखाया, सब कुछ करा, शोकेस भी करा, लेकिन उसका कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, अर्निंग नहीं हो रही। और फिर क्या करना, और 11th-12th वो तो देखना ही है। घर वाले भी सोच रहे थे कि अभी इसको होल्ड पे कर दे, या तो इधर कर ले या तो उधर कर ले, दोनों कैसे करेगा। और थे भी अपन इंजीनियरिंग वाले, तो अपना तो क्या ही होता। फिर जैसे जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें चलती गई, और ये मोर देन 1 या 2 साल चली थी। फिर उसके बाद है ना मैंने ना सोचा था कि मैं काम करता हूँ। तो 12th तक चली थी ये चीज़ें? 12th के बाद तक, फर्स्ट ईयर तक बोल सकते हैं अपन कि हाँ, फर्स्ट ईयर तक चली थी, 2019 तक। फिर उसके बाद है ना वॉर ऑफ डीजेस हुआ, नहीं 2017 में एक वॉर ऑफ डीजेस भी हुआ था। मैं अकेडमी से निकला था, और उसके कुछ टाइम बाद ही वॉर ऑफ डीजेस हुआ था, तो वो मैं जीत गया था। एंड क्योंकि मतलब उस टाइम पे अपने इंदौर के भी और इधर उधर के भी बहुत सारे डीजेस थे, एंड सबका बैटल हुआ था कि मतलब किसकी मिक्सिंग अच्छी, किसके ट्रैक सिलेक्शन अच्छे, ये सब। तो वो मैं जीता था, और उसके बाद मैंने सोचा था अब तो फेम मिल ही जाएगी। उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था भाई। फिर ये सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होते गई। फिर धीरे से ना मेरी एक भैया से बात हुई थी, अंश भैया है उनका नाम, वन ऑफ माई मेंटर। और उनके साथ ऐसा सीन हुआ था कि उनने बोला, मैंने उनसे पूछा कि भैया मेरे को जगह चाहिए, मैं प्ले नहीं कर पा रहा, अपने आप को शोकेस नहीं कर पा। अब डीजेइंग के अलावा एक क्राउड एनालिसिस बहुत बड़ी बात होती है, अगर आपको क्राउड को नचाना है तो। व्हाट इज क्राउड एनालिसिस? मतलब आसान शब्दों में फॉर द वॉचर्स, द ऑडियंस। लोग खड़े हैं, आप प्ले कर रहे हो, आपके एक गाने पे नहीं नाचे, दूसरे गाने पे नहीं नाचे, तीसरे गाने पे नाचे, तो मतलब वो जॉनर है कि उनको वही चाहिए। जैसे अपने यहाँ है ना। अच्छा, तो एज अ पब्लिक स्पीकर, मतलब हमारे उसमें भी होता है, वी कॉल इट एज स्कैनिंग बेसिकली मीन्स कि आपकी ऑडियंस बैठी है एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग एंड देन यू डू सम एंगेजमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी, जिससे आप समझो कि ऑडियंस किस कैसी है, एरिया से, कौन सी सेक्टर की, मतलब यू स्टार्ट एनालाइजिंग द ऑडियंस बेसिकली। तो क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई बॉलीवुड पसंद नहीं करता। हाँ, करेक्ट। लेकिन क्या उनको आता वही है ना गाने में। तो एक तरीके से उनको पसंद भी है और नहीं भी पसंद है, उनको डांस भी करना है उनको। फिर इसके बीच में आते हैं रिमिक्सेस, कि अपन बॉलीवुड रिमिक्सेस या BDM प्ले कर सकते हैं। लेकिन सीन ये होता है कि मैं जब उस दिन वहाँ गया, तब मैंने प्ले करना चालू करा EDM। मैंने गेट लो बजाया, टर्न इट डाउन फॉरवर्ड बजाया, बेसिकली द पॉपुलर सॉन्ग्स। हाँ, दिस आर द पॉपुलर सॉन्ग। एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी, और वहाँ पे आई थिंक 40-45 मेम्बर्स थे, सब खड़े हुए, मैं अकेला ही नाच रहा था। तो फिर अंश भैया बोले, बॉलीवुड है तेरे पास? मतलब बॉलीवुड तो भैया मैंने खुद को प्रॉमिस किया था मैं बॉलीवुड नहीं बजाऊंगा। बोला ठीक है चलो, मार्केट को जो चाहिए वो करो, मतलब वो तब हो सकता है जब आपका नेम अच्छा हो जाए, तब लोग आपको सुनने आएंगे। अभी आपको लोगों को सुनाना है, सुनने आ रहे हैं थ्रू यू, यू आर द मैसेंजर, यू आर नॉट द सोर्स। तो जब तुम बड़े हो जाओगे, तब तुम सोर्स बन जाओगे, तब तुम डायरेक्टली सुनने लोग आएंगे। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा डीजे लेट्स से कल आता है अगर इंदौर में, एंड आई वुड गो देयर, तो आई वुड बी लाइक कि तेरे को जो बजाना बजा, आई एम रेडी टू डांस ऑन दैट। बट व्हेन यू आर द मैसेंजर, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर द स्ट्रगलिंग डीजेस राइट नाउ, कि ये मत सोचो कि मुझे क्या पसंद है या मेरे को यही करना एग्जैक्टली, या मैं इस टाइप का हूँ। थिंक अबाउट द मार्केट या ऑडियंस के बारे में कि इनको ये चाहिए, एंड डिलीवर दैट, एंड देन बिकम फेमस, एंड देन बिकम द सोर्स। ऑब्वियसली टू शोकेस, और उसके बाद आपको उसी के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हर पार्टी में कोई ना कोई एक इंसान टकरा जाता है। हाँ, ऑब्वियसली। तो उस दिन यही हुआ यार कि मतलब मैं प्ले कर रहा हूँ, कोई नाच नहीं रहा है। फिर धीरे से मैंने जो चीज़ मेरे को नहीं पसंद है वो भी मेरे को करनी पड़ी, बॉलीवुड बजाना पड़ा। एंड बॉलीवुड बजाने के बाद वो थोड़े हिले विले, और फिर उसके बाद भी वो डांस नहीं कर रहे। मेरे को समझ नहीं आया कि मैं बॉलीवुड बजा रहा हूँ, अब तो नाचो, पर वो नहीं नाचे। तो फिर मैंने भैया से, जब भैया ने टेक ओवर कर लिया, फिर ख़त्म होने के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझाई। मतलब देख, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। मतलब भैया ने मेरे को डीजिंग नहीं सिखाई है, मेरे को भैया ने बहुत सारी बाहर की चीज़ें सिखाई है। मतलब जो पूरा फिजिकल नॉलेज चाहिए ना, थियोरेटिकल नहीं, फिजिकल, वो उनने पूरा वो दिया। तो बेसिकली माय मेंटर, मतलब पहले आप MBA मार्केटिंग वाली बुक्स पढ़ लो, ये सब पढ़ लो, फिर मुझे समझ में अच्छा ये तो सब बकवास है, इसमें कुछ काम नहीं आने वाला। वही वाला मेरे मेंटर बैठ गया, अबे ऐसे चलते फेसबुक एड्स, ऐसे होती है ये वाली मार्केटिंग और ऐसे होती है ये वाली मार्केटिंग। तो आपको समझ में आता है कि हाँ, रियल लाइफ में तो ये चलता है, इट्स नॉट दीस बुक्स थिंग या अकेडमी में कुछ सीखा है, ये सब नहीं चलने वाला। ऑब्वियसली। तो भैया ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। इवन भैया ने मेरे को बहुत सपोर्ट भी किया। एंड भैया ने मेरे को ये भी बोला कि तू रेसिडेंसी मत करना अगर तेरे को आगे बढ़ना है तो। रेसिडेंसी क्या होता है? रेसिडेंसी मीन्स दैट इफ यू आर अ रेसिडेंट DJ ऑफ अ सर्टेन क्लब, देन यू विल ऑलवेज प्ले देयर।
मतलब कोई जैसे भी डांस night हो। क्लब्स होते हैं तो आप उस क्लब के पार्ट हो गए तो आप वहीं से हाँ, नाचते हो, मतलब basically आप कहीं वहाँ के जाके। एम्प्लॉय हो एक काइंड से। काइंड ऑफ, हाँ और ये उन्होंने बोला कि देख ये चीज़ नहीं करना, अगर आगे बढ़ना है तो प्रोडक्शन पे ध्यान दे, प्रोडक्शन कर, उससे तेरी फेम भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगा और तू अपने आप को बहुत अच्छे से शोकेस कर पाएगा, क्योंकि तब लोग तेरा म्यूज़िक सुनने आएंगे। अभी लोग बनाया हुआ म्यूज़िक सुनने आ रहे हैं। करेक्ट। फिर ये सब हो गया। उसके बाद कुछ टाइम तक फिर से मैं होल्ड पे हो गया था कि मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें चल नहीं पा रही हैं। फिर मेरे कॉलेज की एक फ्रेशर्स थी, आई गेस फ्रेशर्स थी, तो मैं वहाँ गया था और वहाँ पे एक है, मैं अभी नाम लूँगा, लेकिन वो प्ले कर रहा था भैया, और उन्होंने मेरे से पूछा, मतलब आई वॉज इन द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो मैं उनके पास गया तो भैया ने मेरे से पूछा भाई क्राउड कैसा है। मैं बोला भाई भैया अच्छा है क्राउड तो। भैया ने डेढ़ डी एम अब शुरू में तो नाच लिया, उसके बाद उनको समझ नहीं आया क्या है। फिर थोड़ी देर मेरे को बोले भाई कुछ बोलना अगर तेरी बातचीत हो तो कोई ये वाला गाना चाहिए, वो वाला गाना चाहिए, रिक्वेस्ट देने लग गया। फिर मैं भैया के पास गया, घूम के ऊपर कंसर्ट चला, मतलब भैया आपको थोड़ी देर पहले जो बात बोली थी ना मैंने, वो भूल जाओ। फिर बोला मतलब ठीक है। और फिर भैया ने ऐसा फोड़ा ना उनको, मतलब एक बार किसी के पाँव नहीं रुके। अच्छा। एंड ये इंसान मेरा सेकंड मेंटोर बन गया ओके। उस टाइम के बाद से। व्हाट वाज द नेम? डीजे शब। ओके। एंड उन्होंने मुझे जस्ट लाइक अंश भैया, मतलब सो बेसिकली वो अच्छे डीजे थे, पर तूने आके उनकी स्कैनिंग बिगाड़ दी, ये कह के क्राउड ऑसम है। और फिर उसके बाद तूने बताया अब आप भूल जाओ, आपको जो करना है करो। मतलब उनने मेरे से पूछा क्राउड कैसा, मैं क्राउड तो अच्छा ही दिख रहा है, मेरे को नंबर दिखा, हाँ 80-90 लोग तो हैं, अच्छा ही क्राउड है। लेकिन मैं तो था नहीं, बिजुरा पे नाचे हो। तो ठीक है चला, खैर भैया ने बजाया भी नहीं, ये मस्ती के लिए बोला मैं। लेकिन यार रहता है बहुत सारी चीज़ें कि मतलब क्राउड को एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे फ्लो बनना चाहिए, फिर एक एनर्जी बननी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, तब वो कंपाइल होकर एक फॉर्मेशन में एक अच्छे की एक शॉट होगी। मतलब अच्छी एक शॉट नहीं, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक वो आपका पूरा नाइट एक अच्छी तरीके से चले जाएगा। लेकिन ऐसे सबको दिखता नहीं है ना भाई, मतलब ही इज़ अ डीजे, इज़ प्लेइंग, अरे तो अपने हिसाब से ही बजाएगा। बट यार बात क्या रहती है, जब मैंने सीखी ना चीज़ें, जब मैंने देखा अपने आसपास वालों को, तो मैंने एक चीज़ देखी कि यार अ डीजे इज़ अ पर्सन इन द होल क्लब विद द मोस्ट नॉलेज ऑफ म्यूज़िक। हर वर्साटाइल ट्रैक है उसके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कई बार होता है यार कि मतलब हम लोग प्ले करना चालू करते हैं, लोग आके ना एकदम से बॉलीवुड ही बजाना, और बॉलीवुड टपोरी बजाते हैं। चालू करा है अभी से, थोड़ा सा बढ़ने दो, थोड़ा सा हमको भी सेटल हो जाने दो यार। मतलब एक टाइम लगता है हमको भी कि एक प्रॉपर पेस पे लेके जाए। मतलब अब यार देखो आप लोग क्लब में जाके बैठो, मतलब यू कैन नॉट कम ओवर हियर और तू सीधा रैप नहीं गा सकता, ऑब्वियसली। तो देखो धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा कि मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं समझ पाऊँ कि भाई अब मैं देखो रिकमेंडेशन देता हूँ क्या ये हो सकता है। हाँ ऑब्वियसली। और है ना वो रिकमेंडेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती ब्रो, पता हमको पता है कि यार ये वाला गाना है मांगेगा थोड़ी देर में, हम बजा देंगे। इवन है ना पता है अगर कोई है ना चलता चलता आ जाता ना, हम देख के बता देंगे ये पंजाबी मांगेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें रहती है। मतलब लोगों को समझना चाहिए फ़िलहाल कि मतलब जाते से तो आप डांस करोगे नहीं। करेक्ट। हम उस टाइम पे एक अलग जॉनर प्ले करते हैं, धीरे धीरे पुल अप करते हैं, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ाते हैं। पहले तो कोई डांस और ऑडियंस होती नहीं, आप साइड में कहीं बैठे रहते हो, खाना खा रहे रहते हो, देन म्यूजिक स्टार्ट्स प्लेइंग, एक दो लोग आते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रूव होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे काम चलता है यार। मतलब पीपल आर जस्ट लाइक कि मतलब ठीक है हम आए आप बजाओ, हम ढोल ताशे वाले देख रहे हैं, कृपया करके ठीक है लोगों को परेशान ना करें, उनको पता उनको आपसे ज़्यादा अक्ल है उनमें। हाँ। फिर ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद कुछ टाइम तक मैंने भैया को असिस्ट किया था। मैंने भैया से बात करी थी कि भैया मेरे पास जगह नहीं है, मैं शोकेस नहीं कर पा रहा अपने आप को, शुभ भैया और शोकेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपने आप को, तो मैं क्या करूँ। तो भैया ने मुझे बहुत हम्बली समझाया कि एक काम कर, तू आ मेरे पास, अपन साथ में काम करेंगे और तू भी चीज़ें देख लेना, तू भी सीख जाएगा, और जहाँ दिक्कत पड़ेगी मैं खड़ा ही हूँ ना। और फिर मतलब ठीक है, रेसिडेंसी तो करने का अंश भैया ने मना ही कर रखा है, क्योंकि यार वो सही में मीन करते हैं मेरे लिए बहुत, और शुभ भैया भी बहुत मीन करते हैं। अब दोनों की एक एडवाइस मैंने मानी कि मैं रेसिडेंसी नहीं करूँगा। भैया को पता है कि मैं रेसिडेंसी वाला पर्सन नहीं हूँ, भैया ने मना किया तो मैं वो करूँगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो मैंने रेसिडेंसी नहीं करी, और मैंने भैया को असिस्ट करा। लेकिन मैं देखता था जाके 5 बजे आता था, देखता था कैसा क्या सीन है क्लब में, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कि हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ और तू बजा रहा है ना,
मैं तू भले कुछ बोले नहीं, बट विद टाइम आई स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, अच्छा इसने ये किया, अच्छा उससे ये एकदम से ब्रो बहुत मुश्किल होता है जब आप सामने क्राउड देख, आप अगर डीजे और आप सामने क्राउड देख रहे हो, आपको देख रहा है कोई बोले अरे यार हट यार मैं बजाऊंगा ऐसे वाली फील आती थी भाई। मतलब 5 बजे आता था मैं क्लब के लिए कॉलेज से निकल के, फिर क्लब जाने के बाद मैं बैठता था, वहाँ अपना म्यूज़िक सॉर्ट करता था क्योंकि, और फिर भैया आते थे लेट, तब तक मैं कुछ नहीं करना है, मैं इधर उधर घूमता था क्लब में, देखता था कैसे चलता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेता था। फिर उसके बाद 1-1.5 बजे तक वहाँ से घर जाता था, और जब बंद होता था क्लब वो भी अगर 1-1.5 बजे हो गया तो, क्योंकि उस टाइम पे तो यार 2-2 बजे तक 3 तक चलते थे, 3 बजे 4 साढ़े 3 बजे। और फिर उसके बाद मैं जाता था घर, जाके बढ़िया सोता था आराम से, सुबह कॉलेज जाता था, फिर आगे यही रूटीन रोज का। अब जिस एरिया लंबे पीरियड तक किया ये मैंने आई थिंक 2-3 महीने तक किया था कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली। और फिर वो करने के बाद मैंने सोचा था कि यार अब क्या करूँ, समझ तो आ ही नहीं रहा है क्या करूँ। तो कुछ टाइम के बाद है ना भैया ने मेरे को बोला कि एक फ्रेशर्स पार्टी है वो तू प्ले कर। इसके बीच बीच में ना मैं कुछ प्ले करता रहता था। हाँ ऑब्वियसली मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब जब उसके पहले ना ये 3 महीने के पीरियड में मैंने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने प्ले करना चालू किया, मैंने करा, एक पार्टी ख़त्म है, दूसरी पार्टी चालू होने वाली, मैंने प्ले करा तो एकदम से मैंने कुछ ऐसे ट्रैक्स रिपीट कर दिए जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे, और अब हो गए, अब तो चलो वो एक गलती हो गई मेरी। दूसरी है कि मैं थोड़ी देर बाद मेरे को जिसमें मज़ा है मैं वो बजाने लग गया, क्राउड देख रहा है, वो रिक्वेस्ट दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ बजाता हूँ, पर बजाया नहीं क्योंकि मैं अपनी मस्ती में था। वो चीज़ें गलत थी जो मैं सीखा, हाँ तो वो चीज़ सीखा, मैं उसको रिजॉल्व करना सीखा। फिर ये ट्रैक सिलेक्शन की, ऐसे ट्रैक नहीं बजाना, वैसे ट्रैक नहीं बजाना, मैंने गलती से बूमरो बजा दिया था एक बार। गलती से नहीं, मतलब जानबूझ बोला लोग नाचेंगे, लोग तो नाचे लेकिन भैया बोले ये नहीं बजाना। फिर बूमरो बजाने के बाद ये सारी चीज़ें वो 3 महीने में हो गई। फिर उसके बाद एक आउटब्रेक आया था, मतलब एक फ्रेशर्स पार्टी थी जो मैंने खुद की पूरे दम पे प्ले करी थी, भैया नहीं आ पाए थे तो भैया ने बोलते था कि तू ही प्ले करेगा, आराम से कॉन्फिडेंट रहना और करना आराम से। फिर क्लब लोग वालों ने भी सपोर्ट किया और प्ले करा। पार्टी के बाद मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले और वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। भैया फर्स्ट अचीवमेंट ऑन अ रियल क्राउड व्हिच वाज नॉट प्रैक्टिस्ड ऑन, या एंड मैंने उनको एनालाइज किया, उनको जो चाहिए था वो दिया, ट्रैक्स मैंने बहुत सारे अच्छे निकाल के भी रखे थे, वो सारे प्ले करे प्रेजेंट करे उनके सामने, कॉम्प्लीमेंट्स मिले। भैया सागर भैया के साथ नीचे चाय पी रहे थे, मैं भागते गया, मतलब भैया बहुत मज़ा, देखो ये बोला, मैंने पूरा रट्टा मार के गया था और पूरा भैया को बता। भैया खुश हुए, मेरे को हक किया, बोला चल अब अगली पार्टी प्ले करेंगे, मतलब पर गाने तो ख़त्म हो गए मेरे। फिर ऐसी थोड़े टाइम तक चीज़ें चली। फिर मुझे मिसफिट बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए, तो मैं मिसफिट गया, परफॉर्म किया मैंने। उस दिन कहाँ पे मिसफिट सदगुरु पढ़ने के बाद, मतलब C20 के जो सामने ही है, तो वहाँ पे प्ले करा था। तो पहली गिग मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं पड़ी क्योंकि मैं पहली बार अलग दूसरी जगह पे जाके परफॉर्म करा, अभी तक मैं उस दूसरी जगह किया था। अब मैं मिसफिट जा रहा हूँ, अब मेरे को वहाँ पे परफॉर्म करना है। करा थोड़ा बहुत, धीरे धीरे करा, डरते करा। मेरे गेस्ट भी आए, मेरा जो क्राउड बना था वो भी आया, अच्छा था वहाँ का, ज़्यादा अच्छा नहीं, अच्छा था। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वापस बुलाया उन्होंने, फिर ऐसे 3-4 बार मैं वहाँ पे प्ले करने किया है। फिर उसके बाद भैया ने बोला कि तेको एक क्लब पे जाना है, वहाँ पे मेरी बात हुई है, तेको वहाँ रेसिडेंसी मिल जाएगी। मैं तब तक था कि भैया मैं यहाँ पे कंफर्ट जोन में हूँ, मेरे को नहीं जाना। तो भैया बोले मैं प्ले कर रहा हूँ, 8 बज रही थी उस टाइम पे, तू जाके मिल के आ जा उन लोगों से। मैंने चुपचाप गाड़ी की चाबी छुपाई, मतलब भैया गाड़ी तो दोस्त ले गया, मेरे पास कुछ है नहीं साधन जाने का। तो भैया समझ गए, बोला ठीक है रुक जा। फिर 11:30 बजे उस दिन जल्दी बंद कर दिया था हम लोगों ने। भैया मेरे को पकड़ के खींच के लेके गए वहाँ पे, और मतलब कैरियर शो से ले आके पंचायत में वो लेके गए मुझे। वहाँ पे बातचीत करवाई कि भैया, उनने वहाँ पर बताया कि मैं कौन हूँ, और फिर वहाँ पे मैंने 1-1.5 महीना रेसिडेंसी करी थी। पर वहाँ पे जब मैं अकेला था ना, मतलब और कोई था नहीं वहाँ पे, तो चीज़ें कुछ ऐसी हो गई थी कि मतलब समझ नहीं आता था, और जो भी चीज़ों की जिम्मेदारी थी वो एकदम से बर्डन आ गया, मतलब कैसे करूँगा समझ नहीं आया। पर कहीं ना कहीं आज मेरे को लगता है कि वो जो 1-1.5 महीना मैंने वहाँ रेसिडेंसी करी थी ना, टॉप क्लास था। मतलब मैंने इसके लिए ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों फंस गया यहाँ, ये क्या हो गया। हाँ पहले 2 दिन मेरे को लगा, पीछे देखते तो यू कैन करेक्ट बैक ऑब्वियसली, क्योंकि आप किसी जगह पे काम करने गए, वहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हैं। मैं जाके मान लो कोई गंदा ट्रैक प्ले कर जाता तो पूरा क्राउड, मतलब स्टाफ में को ऐसे बुरा कि अरे यार क्या कर रहा है यार तू। फिर ये चीज़ें होने के बाद मैं सोचूंगा कि
क्या करूँ, और फिर मैं डिप्रेस ऑब्वियसली। तो मैंने सोचा जान दो, करते अपन। 2-3 दिनों में कंफर्ट हुआ। फिर वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, और एक और फ्रेंड था मेरा अंकित करके, बारटेंडर, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे। और उसके साथ ही मैं रहता था पूरे टाइम पे। और रोज़ मुझे है ना बढ़िया मिंट मोहितो बना के पिलाता था, और मैं बड़े आराम से पी के फिर मैं प्ले करने आता था। तो वहाँ पे ना जब मैं खुद का सेट बनाता था, खुद की चीज़ें करता था, मेरे को पता कि मेरे को क्लब के लिए क्या क्या करना है, क्योंकि अब ये मेरी प्लेस हो गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अब नाउ यू डोंट फील कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, बट यू फील एज अ फाउंडर, ये मेरा ही है। हाँ, ये मेरा ही है, मेरे को काम करना है इसके लिए। नाउ शुभ्या का इज नॉट ऑन द स्टेक कि ठीक है मैंने गलती भी करी तो शुभ्या का, हाँ शुभ्या संभाल लेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो करना है मुझे करना है, और वो ऐसा कि मतलब ना क्लब की रेपुटेशन ख़राब हो, और बल्कि क्राउड जो है वो और डबल आए, और चीज़ें हो, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो। तो वहाँ पे हुआ, मतलब मैंने मेरे लिए वहाँ के पहले डीजेस के लिए वहाँ पे इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं हो गया, पर मेरी पहली रेसिडेंसी थी, और मैंने वहाँ हेल्प करी, और मेरी वजह से जो वहाँ पे अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को, मतलब बहुत मोटिवेटिंग था उस चीज़ से मैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ और पार्टीज प्ले करी, मुझे O2 में बुलाया गया था, मतलब लोकल डीजेस आर नॉट अलाउड टू प्ले इन O2, एंड मैं था वन ऑफ दैम। मतलब बहुत इनिशियल्स में कि मेरे को बुलाया गया, पर उस टाइम पे मेरे को डेंगू हो गया तो मैं जा नहीं पाया, मेरी वो गिग छूट गई थी। दैन उसके बाद थोड़ा एक अच्छा स्ट्रीट चलने लग गया कि मेरे को गिग्स मिल रही है, नाउ पीपल नो हु अल्केमिस्ट इज। उस टाइम तो मैं अल्केमिस्ट के नाम से था। फिर कुछ टाइम बाद मैंने सनमन प्ले किया। टू अ स्टेट वेयर यू आर लाइक कि अब एटलीस्ट लोग मेरा नाम पता है, एटलीस्ट जो मैं थोड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, एटलीस्ट आई नो सम पीपल, मतलब यू कम टू अ लेवल वेयर यू कैन गेट इन द कंफर्ट जोन एंड यू कैन सेट कि अब मैं सॉर्टेड हूँ थोड़ा सा। ब्रो पहला फ्लायर आया था मेरा मेसफिट का, उसके बाद मैंने लोगों को भेजा, लोगों ने रीपोस्ट करा, मैंने रीपोस्ट करा, जैसे बाकी लोग करते थे मैंने भी करा। फिर जैसे चीज़ जैसे बढ़ती गई, अच्छे रीपोस्ट होने लग गए, अच्छे लोग आने लगे, लोग फ़ोन करके भाई मैं आ रहा हूँ, भाई मैं आ रहा हूँ, मेरी गेस्ट लिस्ट तैयार होने लग गई, मैं लोगों को जाने लग गया, मैं नए लोगों से मिलने लग गया। व्हाट इज द गेस्ट लिस्ट? मतलब गेस्ट लिस्ट मीन्स दैट इफ देयर इज अ पार्टी गोइंग ऑन इन अ क्लब लाइक सैटरडे नाइट और संडे नाइट, रात की पार्टी है, आज रात की पार्टी है, तो इफ यू वांट टू कम देयर विल बी सर्टेन कवर चार्जेस, इफ यू आर स्टैग एंट्री और कपल एंट्री। तो इफ यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो मैं डीजे का फ्रेंड हूँ या डीजे कोऑर्डिनेटर किसी का फ्रेंड हूँ, तो आई कैन गेट यू फॉर फ्री, तो वो गेस्ट लिस्ट में है ना। दैट थिंग सिर्फ डीजेस नहीं, मतलब मैनेजर्स भी आपको अलाउ कर सकते हैं अगर आप रेगुलर गेस्ट हो तो। लेकिन ज़्यादातर डीजेस की ही गेस्ट रहते हैं कि हाँ ये मेरा क्राउड है, ये आने वाला, आप इनसे पैसे नहीं लोगे, ये अंदर आएंगे, जो भी करेंगे, ये मेरा क्राउड है, ये मेरे गेस्ट है। और इसके बाद वो मेरी गेस्ट लिस्ट वगैरह बनने लग गई, अच्छी तगड़ी हो गई। फिर कुछ टाइम बाद मैंने सनमन प्ले किया था, मतलब वो मेरा सबसे बड़ा आउटब्रेक था। So I am Sanman, correct? Yeah, correct. एंड मैंने वो प्ले करने के बाद वहाँ पे ओप्पो सनमन वॉरो डीजे 2019 भी जीती थी मैंने वहाँ पे। Okay, awesome. एंड उसके बाद सनमन प्ले करा। फिर उसके बाद थोड़ा चेंजेस आया मेरे लाइफस्टाइल में कि मतलब मैं जो चीज़ें में फंस चुका था, जो मैं काम नहीं कर पा रहा था, जो मैं सोचता रहता था कि यार मैं कैसे करूँगा, मैं अकेला कर भी पाऊँगा कि नहीं। बेसिकली जो खुद को रोक रहे थे, हाँ, टूट गए वहाँ पे जाने। फाउंडेशन सारे टूट गए। मैं अब काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ टाइम बाद बहुत अच्छी गिग्स करी, बहुत क्राउड हो गया, बहुत लोग मेरे को जाने लगे। और जो बाकी डीजेस थे, जितने मेरे साथ वाले, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सब ने मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। और फिर ऐसी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे लेविटेट हो गई थी। और ये सारी चीज़ें होते कि मतलब अब फिर एक फेज़ आया कि मैं 5 दिन बुक दूँ हफ्ते में, और वो ऐसा है कि 5 दिन हर हफ्ते चलेंगे कि मतलब हर फ्राइडे मेरा इस क्लब में, हर सैटरडे मेरा इस क्लब में। आई वॉज बुक्ड एंड देन सडनली कोरोना आ गया और उसने लगा दिए। उसके बाद कुछ बुरा हुआ कि जैसे हम घर में बंद हैं 4 दीवारी में, अब क्या करना है, कंसोल तो घर पे पड़ा, पर प्ले करना, नाचेगा कौन। अब उस टाइम पे ना फिर मैंने प्रोडक्शन में वापस पिक किया, क्योंकि उस टाइम तक मैं प्रोडक्शन, मतलब वो जितने टाइम मैंने डीजेइंग करी ना, उस टाइम तक मैंने एक भी ट्रैक नहीं निकाला था। पर जैसे ही मेरे पास फंड्स इकट्ठा हुए थे उस टाइम पे जो मैं कर रहा था, उससे मैंने पूरा स्टूडियो सेटअप खरीदा। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद मैं वही सेटअप पे घिसता था रोज़ कि ये करना, चलो आज ये करते हैं। तो मैंने देखा कि मेरे जो साउंड्स थे, मेरे जो ट्रैक्स हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें सुधरने लगी, पॉलिश होने लग गई। तो मैंने बेसिकली यू टुक दैट टाइम टू बेसिकली रिपेयर योर नेट्स। मतलब इट इज सेड कि व्हेन द स्टॉर्म कम्स द फिशरमैन सिट एंड रिपेयर देयर नेट्स इंस्टेड ऑफ गो फिशिंग। तो लॉकडाउन वाज योर स्टॉर्म पीरियड। इस टाइम पे तूने बेसिकली उस टाइम पे मैंने प्रोडक्शन बहुत नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर दिया था कि मतलब मैं अब
सारे जॉनर पे काम करूँगा। पहले मैं वो करता था जो मेरे को पसंद है, अब मैं ये करता था कि मेक इट ट्रैक में मल्टी जॉनर बना देता था या नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता था। बहुत डिफरेंट जॉनर के ट्रैक बनाए मैंने। कुछ ऐसे ट्रैक्स बने जो ओरिजिनल्स में आ गए और लेबल्स पे निकल गए, जैसे मेरा एक अप्सरा वाली का रिमिक्स था, वो फ्रेश म्यूजिक लेबल पे निकला हुआ है। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई कि मतलब मेरे प्रोडक्शन के थ्रू भी मेरा काम बढ़ ही रहा था। तो मैं वहाँ स्टॉप नहीं होता कि अगर मेरी वहाँ डीजिंग स्टॉप हो गई ना तो वहाँ पे मेरा प्रोडक्शन वाला फेज चालू हो गया। वो तो पैशन है, पैशन है, मतलब कमिंग इनसाइड द फील्ड, रोक नहीं सकते उसको। एंड जस्ट लाइक एनी अदर थिंग, म्यूजिक में भी ट्राईपॉड होता है। मतलब मेरा रूल है, वो मेरा कोट है। जैसे ट्राईपॉड के लिए मतलब जो 3 लेग्स हैं, अगर उसमें से कोई एक भी डैमेज हो गया ना तो ट्राईपॉड स्टेडी नहीं रह पाता। फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए अट्रैक्शन, सेलिंग एंड डिलीवरी, मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिलीवरी बेसिकली। तो ऐसे भी डीजेइंग में, ऐसे डीजेइंग में मतलब जो मैंने फॉर्म करा, जैसे प्रोडक्शन, 1 इज प्रोडक्शन, सेकंड डीजेइंग, थर्ड इज सोशल मीडिया। ये तीनों को साथ में रहना पड़ेगा। अब आप इसको और स्टेबल करने के लिए वो 4 से 5 लाख कर लो। सोशल मीडिया बेसिकली मींस मार्केटिंग, करेक्ट? मार्केटिंग साइड है ना, मार्केटिंग। एंड स्टेबल करने के लिए कितने भी कर सकते, लेकिन मिनिमम आपको 3 लाख तो चाहिए स्टेबल करने के लिए। तो मिनिमम उस पर मैंने देखा तो ये चीज़ें, तो मेरे को इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना पड़ा। तो मैं धीरे धीरे हर एक पे गया, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि वो जो लाइफ चल रही थी ना मेरी, कि मतलब क्लब जा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, रात को 12-1-2 बज रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता था, ऐसा भी नहीं था कि अगर मान लो 1 बजे क्लब बंद हो गया तो मेरे को 1 बजे के बाद 1-5 बजे मैं घर आ गया, ऐसा नहीं हो पाता। मतलब खाना खाते हैं और फिर क्या होता है ना कि हमारी जो कम्युनिटी डीजेस की हमेशा है कि मतलब मिलते हैं, भाई कैसी रही तेरे गिग, ये ऐसा था, अरे मैं ये नया कर रहा हूँ, गॉसिप चलता रहता है। और वो गॉसिप जो रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग को खाना है ना, क्लब पे फीडबैक आपको देने के लिए कोई है ही नहीं ना, क्योंकि until unless you don't get the feedback तुम्हारी स्किल इंप्रूव हो नहीं सकती। फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट है, नाउ इन द कमेंट सेक्शन आई गेट फीडबैक कि भाई ये ठीक कर ले, भाई इसमें ये गलती हुई, भाई तुम्हारा फोन अगली बार साइलेंट रखना। यू गेट फीडबैक एंड यू अंडरस्टैंड कि ठीक है यार मैंने ये गलती की, तो यू इंप्रूव योर स्किल। तो वो जो गॉसिप पीरियड होता है, लाइक मुझे भी याद है कि जब आई वाज डूइंग दैट 6000 रुपीज अ मंथ जॉब मेरे मेंटर क्या, तो हम जब 5-6 बैठते थे, वी वर लाइक ऑल एंटरप्रेन्योर काइंड्स। तो उसमें प्रणय भी एक था, एंड वी वर ऑल सिटिंग एंड वी यूज्ड टू गिव फीडबैक कि भाई ये तू क्या कर रहा है, अजीब है यार, व्हाट इज दिस। और फिर इधर से फीडबैक आता कि थी सेल्स स्क्रिप्ट में ये गलती है, या तूने मार्केटिंग यहाँ गलत करी, या तेरा पोस्टर ये गलत बना है, लाइक ऑल ऑफ दैट थिंग। तो दैट गॉसिप यू आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट? हाँ, एज एन फीडबैक आल्सो, एज एन कि अब आगे क्या करना है और क्या क्या चीज़ें थी जो अपने को सुधारनी चाहिए। इसमें सिर्फ तेरी एज के लोग थे कि बिगर देन यू स्मॉल? नहीं, ऑब्वियसली ब्रो, सारे ही काइंड के पीपल थे। मतलब जैसे बहुत लोग मेरे से बड़े ही हैं, मेजॉरिटी मेरे से बड़ी ही है। एंड सो यू आर द यंगेस्ट इन काइंड ऑफ देम? नॉट मी अलोन, और भी हैं 2-4 जो मेरी एज के हैं, बट हाँ मेरे ग्रुप में, मतलब ग्रुप क्या है, कम्युनिटी है, सब साथ वाले ही हैं। तो हाँ छोटे हैं हम लोग, मतलब एज में छोटे हैं, और चलती रहती है फिर चीज़ें। तो वो बड़े लोग बहुत सारी चीज़ें बताते कि देख अब तू ये कर सकता है, तेरे पास ये भी ऑप्शन है, और इतने सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं ना कि मतलब वो बैठक छोड़ के आने की इच्छा नहीं। तो बैठक में दारू वारू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल हम लोग ढाबे पे जाते हैं, बढ़िया आराम से बैठते हैं, वो वाली बैठक। और उसमें जो उस टॉपिक से रिलेट करता है वही वहाँ बैठना पसंद करेगा, दूसरा कोई करेगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आके वहाँ बैठूंगा, आई वुड गेट बोर्ड इन 5 मिनट्स, क्योंकि तुम्हारी बात मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। बट सिंस यू आर अ डीजे तो यू वुड फील लाइक कि भाई अभी रुक जा भाई, कम से कम 2 घंटा भी बैठेंगे। ऑब्वियसली, तो बस वो चलती है चीज़ें, फीडबैक भी मिल जाता है, काम भी और अच्छा पॉलिश होने लगता है। तो ऐसा चीज़ें चलते चलते हैं ना, मैं कहीं एक टाइम पे ऐसा, मतलब प्रोडक्शन मैं पूरा सीख नहीं सकता, क्योंकि कोई भी उसमें 100% बेटर हो नहीं सकता, उसमें इतनी सारी चीज़ें। लेकिन कुछ है कि हाँ मैं जो कल था ना उससे अच्छा मैं आज हूँ, ऐसा वाली चीज़ आ गई। मैं बेटर देन माय पास्ट। हाँ, सिंपल, या सिंपल। डू यू थिंक देयर आर एनी नेम्स यू वुड लाइक टू टेक फॉर एज योर कंपेटिटर, कि यार मुझे ऐसा लगता है कि right now on India level or on the state level or somewhere, I'm currently competing with these guys? Bro, everyone, every single DJ, every single producer. मतलब मैं सबके तो नाम कैसे ले सकता हूँ, लेकिन मैं हर किसी को एज एन कॉम्पिटिशन ही देखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि यार मतलब तूने मेरे से अच्छा किसी ले मौका, ऐसा वाली कॉम्पिटिशन है ऑन स्किल लेवल। ऑन स्किल लेवल क्या मतलब, अगर ये कोई अच्छी चीज़ कर रहा है, करेक्ट, तो कैसे कर रहा है। मतलब यार अभी है ना, ऑब्वियसली सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं, ऑल ओवर इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक बंदा काम कर रहा है, हम 3 अलग लेवल के ग्रुप है, हम 3 अलग दोस्त हैं आपस में, कोई तीसरा चौथा बंदा बाहर से आया हुआ, तो इवन मेरा भी बोल रहा हूँ कि मतलब एक टाइम था जब अरे यार ऐसा क्यों कर रहा है यार, ये तो देख इसने गलती करी है, पकड़ स्टाइल से अलग है। हाँ ऑब्वियसली, और इसने ये गलती करी। मतलब यार एक टाइम पे मैं था, मतलब मैं भी था, और बहुत सारे लोग करते थे कि यार सिर्फ नेगेटिव बात है, और मेरा ये मानना है कि यार नेगेटिविटी देख के तो आप
क्या है, अपने आप को वैसे ही एक फेक बड़ा वालापन आ जाएगा तुम में कि नहीं हम ये तो हमसे नहीं चाहिए, मतलब मैं तो ऊपर ही हूँ, मेरे को मेहनत ही नहीं करनी। You became a narcissist day by day because आपके दिमाग में आप स्टोरी चल रहा है कि आई एम द बेस्ट, हाँ, तुम दूसरों को क्रिटिक कर पा रहे हो ऑब्वियसली। लेकिन उसकी जो अच्छी चीज़ है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, आप वो सीखो, वो आपको बेस्ट बनेगी, वो आपको पॉलिश करेगी। करेक्ट। तो मेरे लिए तो वही इंपॉर्टेंट था यार, और वो चीज़ है ना मेरे को बहुत फ़र्क थी, क्योंकि उससे मैं भी मेंटली फिट रहता था। जैसे कोई मतलब मेरे उसमें कोई ऐसा नेगेटिविटी नहीं बढ़ी दिमाग में, और जितना पॉजिटिव रहोगे आपके काम के लिए उतना इंपॉर्टेंट। आपको माइंड क्लियर होना ज़रूरी है अगर आप कुछ बना रहे हो तो, क्योंकि बेसिकली मेरा म्यूजिक मेरा मेंटल स्टेट और मेरे इमोशन से डिफाइन करता है, और कोई डिफाइन नहीं करता। Do you have some rituals around your creativity? For example, I think every job is a creative job. It's just the perception, लोग कैसे देखते हैं उसको। तो yours is definitely a creative job. You're creating something new in the world. तो are there any rituals that you follow? जैसे मैंने एक चलता है गांजा तो इट्स लाइक की रिचुअल, राइट? सो यू डोंट डू दैट, आई नो, बट डू यू हैव सम रिचुअल? जैसे मेरा एक रिचुअल है प्राइमिंग का। सो आई बेसिकली द मोमेंट आई वेक अप आई राइट माई गोल्स डाउन, और सोने से पहले आई राइट माई गोल्स डाउन। सो देयर आर सम रिचुअल्स दैट आई फॉलो डेली। डू यू हैव सम रिचुअल्स इन योर प्लेस कि यार मुझे ये चीज़ ऐसे ही रखनी पसंद है, या ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए जब मैं वो काम कर रहा हूँ, या फिर ये प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, या ये साउंड में करना पसंद है? इज देयर समथिंग? नो यार ब्रो, देख अकॉर्डिंगली टू मी ये सारी चीज़ें इतनी नेसेसरी नहीं रहती है मेरे लिए। तो मेरे लिए बस एक ऐसा शांत एनवायरनमेंट मिल जाए जो मतलब मेरे को, और देखो काम मैं तभी करूँगा जब मन होगा। ये मेरा रिचुअल है कि मैं बिना मन के प्ले भी नहीं करने जाऊँगा, मैं किसी की बात भी नहीं करूँगा अगर मेरा मन नहीं है तो। मैं 2 हफ्ते प्ले नहीं करूँगा अगर मेरा मन नहीं करेगा। मैं जाऊँगा रोज़ क्लब में, एंजॉय करूँगा, लेकिन मैं प्ले नहीं करूँगा। मैं बात भी नहीं करूँगा किसी की कि यार मेरे लिए किक शॉट करवाओ, या मैं इस टाइम पे प्ले करूँगा। किसी का आता तो भी मैं हाँ नहीं बोलता। तो मैं वो चीज़ बहुत फॉलो करता हूँ, मन करेगा तो मैं करूँगा, नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँ। सो बेसिकली अ फ्लो स्टेट कि अभी हम उस फ्लो में हो कि अब मुझे लग रहा है कि हाँ नेसेसिटी काम की, सो यू गेट इनटू वर्क, अदरवाइज यू लाइक नहीं अभी आई एम इनटू। यार ब्रो ऑब्वियसली कि अगर आप किसी चीज़ में दे रहे हो तो आप 100% दो। मेरे को पता है अगर मैं उस स्टेट में नहीं हूँ, मेरे साथ अगर कुछ चीज़ें चल रही है तो मैं ना मेरा 100% डिलीवर कर पाऊंगा, और 100% उस चीज़ में अगर डिलीवर नहीं कर पा रहा जिसको मैं प्यार करता हूँ तो फिर क्या ही है। करेक्ट। तो एक वो चीज़ है। दूसरे कि हाँ अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मेरे को पियानो लगता है मेरा, क्योंकि एज ए पियानिस्ट मैं कभी भी स्टिक नहीं करता, नोट्स या क्वांटाइज नहीं करता, मैं हमेशा उसको लाइव प्ले करके करता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट मैं एक एटमॉस्फेयर मेंटेन कर पाता हूँ मेरे ट्रैक्स में, और दैट इज़ वाई मैं मेरे ट्रैक को बाकी लोगों से अलग कर पाता हूँ। मतलब हर किसी का प्रोडक्शन बहुत अलग अलग होता है, एंड आई डू नॉट प्रीफर यूजिंग सैम्पल पैक्स। मतलब अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली अगर आपको बिगनर्स के लिए सही है, लेकिन आप अगर एक बार चले जाओ ना तो आप जितना वेरिएशन खुद के थ्रू डाल पाओगे ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तुम्हारा फ्लेवर लेके आता, तुम्हारी पर्सनैलिटी लेके आता उस चीज़ में। जैसे अपने यहाँ का गरम मसाला है ना, और बाहर वालों से ऑरिगेनो वगैरह डालते तो अपना गरम मसाला उनका ऑरिगेनो, मतलब मैगी की रेसिपी सेम है पर हर किसी का टेस्ट अलग आएगा, सिंपल क्योंकि वो अपना फ्लेवर डाल रहे हैं उसमें। करेक्ट। तो डिड यू हैड अ मोमेंट जहाँ पे ऐसा लगा कि लेट मी क्विट दिस, नहीं करना, नहीं मजा आ रहा? What was that specific period and how did you get out of it? क्योंकि अभी all of those who are watching it maybe उनके साइड चल रहा है ऐसा। ऐसे है ना बहुत सारे ऐसे मतलब टाइम्स थे कि जब मेरे को लगा कि मेरे को क्विट करना चाहिए, या यार क्या चल रहा है मेरे साथ समझ नहीं आ रहा। ये जैसे पहले मैंने आपको बताया ना शुभ्या वाला सीन, जब मेरे को शुभ्या ने एज एन असिस्टेंट अपॉइंट किया था तो मैं 5 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक जाता था, 4 बजे मैं कॉलेज से आता था, मेरे पास रेस्ट करने का टाइम रहता था, मैं आगे बैग रख के कपड़े पहन के क्लब जाता था। अब वहाँ पे मैं जाता था, वहाँ पे मैं 5 बजे बैठता था, चीज़ें समझता था, कंसोल इधर उधर घूमता था, मेरे को बहुत अजीब से ही लगता था यार, मतलब कि क्या ही चल रही है मेरी लाइफ, क्या हो गई है। और प्लेइंग भी ढंग से होती नहीं थी, और अगर मैं ढंग से प्ले नहीं कर पा रहा तो मैं क्लब वाले प्ले करने नहीं देंगे ऑब्वियसली। तो उस टाइम पे वो होता था कि मतलब मैं ढंग से प्ले नहीं कर पाया, मैं क्राउड को एंकरेज नहीं कर पाया, क्योंकि मैं मेरा सेट तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता था, पर लोगों को एंजॉय करवाना अभी क्लब को तो क्या मतलब है, तुम ट्रैप प्ले करो साइड प्ले करो, मतलब रिजल्ट आ रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ, भले मैं कितनी मेहनत करूँ रिजल्ट आ रहा है ऑब्वियसली। तो एक वो वाला टाइम था जब मेरे को लगा कि मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं क्विट कर दूँ, एक वो टाइम था। फिर उसके बाद एक स्टेट था कि जब मैं एक ट्रैक पे बहुत मेहनत कर रहा था, एंड बहुत टाइम के बाद भी वो ट्रैक कंप्लीट नहीं हो पाया, मैंने बहुत ट्राई करा था उस पर, एंड तब भी मेरे को ऐसा लगा था कि यार छोड़ो, प्रोटेक्शन अपने बस की बात नहीं है। और जब भी यार कभी मतलब जैसे अभी मैंने अगर कोई ट्रैक पोस्ट करा है और उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, 2-3 बार सलंग हो गया करिए, और जितने मैं एफर्ट से वो बना रहा हूँ उतना आउटकम ही नहीं आ रहा है, उतनी रीच ही नहीं आ रही है, तो क्या मतलब है वो करके इतनी मेहनत करके। तो ये कुछ टाइम्स थे जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को क्विट करना चाहिए। क्विटिंग करने का थॉट वाज कमिंग थ्रू सेल्फ डाउट, इफ यू लुक क्लोजली, है ना, मतलब वो एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता था ड्यू टू सम इंसिडेंट्स इन लाइफ जिसकी वजह से यू आर फीलिंग लाइक कि आप क्विट कर देते थे, बट हाउ डिड यू मैनेज किया नहीं अभी एक दिन और अभी चलने दो?
वो दिमाग में क्या चलता था? what was the story you were repeating to yourself जिससे ऐसा लगा कि यार नहीं करना चाहिए quit? स्टोरी तो नहीं बोल सकता, लेकिन है ना मैं क्या करता था कि जैसे अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ें गलत चल रही है, तो मैंने किसी भी क्लोज फ्रेंड को फ़ोन लगाता था, बताता था कि यार ऐसा ऐसा है. वो गाइड तो नहीं कर पाता था क्योंकि मेरी फील्ड के नहीं है. वो कुछ नहीं भाई हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं भाई, बस वो उन लोगों के कुछ नहीं भाई हो जाएगा ठीक वाली बात पे मतलब एक अलग सी पॉजिटिवनेस थी. जैसे वो ये चीज़ अगर मैं शुभ भैया को भी उस टाइम पे बोलता तो भैया भी टेंशन लेते हैं. अब किसी और को बोलता था वो भी टेंशन लेता, घर वालों से मैं बात कर नहीं सकता था. तो मैं कुछ नहीं करता, मैं गाना सुनता था, गाना PUBG खेलता था. वो भी ना तो ब्रो मेरे को मैकडी आना बहुत पसंद है, मैकडी चले जाता था, अकेला बैठता था, आइसोलेट हो जाता था, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेता था. और मैं मेनली वो समझा था कि मतलब मैंने मेरा एक फॉर्मूला बनाया था कि मेनली मैं डिमोटिवेटेड या ऐसा क्विट करने जैसा क्यों फील कर रहा हूँ. तो बेसिकली कुछ अच्छा हुआ नहीं कुछ टाइम से, इसलिए मैं फील कर रहा हूँ. तो मैंने एक एल्गोरिथम निकाली मेरे लिए जो वर्क करी, मैं उसके बेसिस पे चला, फिर उससे मेरा काम आसान हो. इफ़ यू हैव टू गो मतलब फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. अब 2 पॉइंट है अपने पास. अब मैं क्या करता था, पॉइंट A इज अ सिचुएशन मेरी प्रेजेंट वाली, करंट सिचुएशन. हाँ करंट सिचुएशन. पॉइंट B इज अ डिजायर्ड सिचुएशन, जा गोल मेरा है ना. अब वो गोल ये नहीं कि मैं कल क्या कर रहा हूँ, वो गोल मेरी लाइफ का है कि मेरे को ये करना है मेरी लाइफ में. ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल मी एज अ DJ एंड दिस इज टुमारोलैंड, ठीक है. अब देयर इज नो पॉसिबल वे कि आई वुड बी एबल टू प्ले एट टुमारोलैंड जस्ट आफ्टर द नाइट. मतलब कल सुबह मैं ब्राजील में चले गया, मेल पड़ा हुआ है ना. हाँ मेल पड़ा है कि हाँ भाई तुम आ जाओ यार, तुमको बुला रहे हैं, तुम्हारे बिना हो नहीं पाएगा, ऐसा वाला सीन तो पॉसिबल है ही नहीं ना. तो मैंने क्या किया, अब ऑब्वियसली अगले दिन मैं नहीं कर पाता, पर उससे मैं डिमोटिवेट हो जाता. तो मैंने ना इन दोनों के डिस्टेंस को हाफ में डिवाइड करा. So you took short term goals instead of long term goals. Yeah. क्योंकि जब तुम नए डीजे और तुम सोच रहे हो मुझे सनबर्न में बजाना है, तो तुम्हें डिमोटिवेट करेगा बिकॉज इट्स वेरी फार एंड यू कैन नॉट सी एक्चुअली कि हाँ इतना दूर है. तो तुम बेसिकली इंदौर से चेन्नई सोच रहे हो, तो चेन्नई बहुत दूर है, तो ये लाइक भाई काम है 56 पहुंचते फिर समझेंगे. सो यू यूज द हेडलाइट थ्योरी बेसिकली, हम बिजनेस को हेडलाइट थ्योरी बोलते हैं. हाँ बस मैंने वही किया. मैंने एक छोटा सा गोल बनाया कि बीच का देखा कि बीच का मेरा गोल था, तो बीच में सनबर्न मिला. फिर सनबर्न आया. अब मैंने सोचा कि यार सनबर्न भी बहुत ही बड़ा है, तो मैंने फिर खुद से सनबर्न को लिया, फिर उसको डिवाइड करा. तो ऐसे मैंने पूरी मेरी जर्नी को डिवाइड करके छोटे छोटे गोल्स में फॉर्म कर लिया. जैसे क्लब में जाना है, बात करनी है, गिग सॉर्ट करानी है, फेम चाहिए इंदौर लेवल पे, प्रोडक्शन करना है, ये चाहिए वो चाहिए. तो ये क्या छोटे छोटे गोल्स क्या कुछ टाइम में अकम्प्लिश हो जाते थे. मैं मोटिवेटेड रहता था, क्विटिंग वाली कभी मतलब सीन आया नहीं फिर दिमाग में. क्योंकि यार अगर आपकी चीज़ें पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है, आप जैसा चाहते हो वैसा हो रहा है, आपको डायरेक्शन भी सही मिल रही है, तो फिर दिक्कत ही नहीं है. क्योंकि भाई कोर्स बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि यार अगर आपका बड़ा गोल है तो, और अगर आप कुछ काम करें और वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आपका गोल गलत नहीं है, प्लान गलत है. मतलब ये सब ठीक है थियोरेटिकली, लेकिन यार बात ये है कि जाना तो है ना. प्लान किसी भी जाओ, डिपेंड इस पे भी करता है कि आपका लेवल कितना है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिगिनर, तो सनबर्न सीधा देखना इज गलत फॉर यू. या ऑब्वियसली हाँ ठीक है, तुम्हारा उतना लेवल है कि तुम 2 बार सनबर्न हो सकते हो, तीसरी बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं. हाँ. तो वो जो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा गोल लो या ऐसा कुछ लो, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि उतना लेवल भी तो बड़ा हो अपना. हाँ, कि obviously. ऐसा सोच पाओ कि हाँ ये पॉसिबल है. बट अगर तुम बिगिनर और तुम इतना बड़ा गोल रख लोगे, देन इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ टेंशन बिटवीन यू एंड द गोल, जिसकी वजह से आप अलग अलग इमोशन साइकिल जाओगे और मे बी यू कैन क्विट इन द कमिंग फ्यूचर. या तो बस इसी वजह से मैंने छोटे छोटे गोल्स बनाए थे, जिसने मेरे को ये बाकी की प्रॉब्लम से हटा दिए. अब वही मैं एडवाइस मेरे मेट्स को देता हूँ. इवन अभी शुभ भैया, अंश भैया एंड मेरे साथ एक सागर भैया भी थे उस टाइम पे. अभी वो कुछ और काम कर रहे हैं अदर दैन डीजिंग राइट नाउ. और मतलब उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे. मतलब वो पहले इंसान थे जिसने टेक्नो विद सितार का कंसेप्ट लाया था, तो वो बहुत डिफरेंट कंसेप्ट वर्क करते, तो उसी पे वर्क करते रहते हैं. ही इज़ फार अवे फ्रॉम दिस, मतलब रेगुलर क्लब डीजिंग, वो बहुत अलग ही नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं. तो ये 3 मेंटोर्स थे मेरे, और इन्होंने मेरे को पूरे टाइम सपोर्ट किया. और इन्होंने मेरे को जो जितना सपोर्ट किया, मतलब ऐसा है कि अभी बहुत सारे लोग और भी हैं मेरे साथ जो मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन है ना अभी सीन ये हो गया कि उनके साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा होगा, या कभी चल भी रहा होगा. तो मतलब ऐसे कि यार अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं. लोग सोचते हैं कि यार हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, डीजेस का क्या, बस पार्टी करो और पार्टी करने के पैसे मिल रहे हैं. मतलब लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. बैक एंड पे एक बार आके देखो, आपको समझ में आता है. ऑब्वियसली सेम यू नो द रीजन टू स्टार्ट दैट व्लॉग इज आल्सो द सेम. आई वांट टू शो कि रियल लाइफ में भाई कैसा होता है. कि तुम जो एंटरप्रेन्योर देख रहे हो प्राइवेट जेट में घूमने वाला, तो उसकी बैक एंड नहीं देख पा रहे. जो डीजे जो सक्सेसफुल है तो उसकी बैक एंड नहीं देख पा रहे. कोई भी जो है ही इज डूइंग गुड इन हिज इंडस्ट्री,
तुमने उसका बैकएंड देखा नहीं, इसलिए तुम्हें तो लगा इट्स इजी काइंड ऑफ, ठीक है, तुम्हें हर किसी की जॉब इजी लगेगी, गिटार बजाने लगा तो बस क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, नीज फेमस व्हाटएवर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ब्रो कि मतलब जो हमारी साइड से चलती है, पर लोगों को हमेशा मेरा हैप्पी फेस दिखता है क्योंकि हम कंसोल पे रहते हैं, और वो कंसोल हमारा जान है भाई। मतलब इवन फॉर मी मंदिर है, मतलब मेरे लिए किसी अगर मैं प्ले करने जा रहा हूँ कहीं, कोई मेरे को ओपन करके दे रहा है सेट, एंड मैं नर्वसली घूमता रहता हूँ इधर उधर फटे में कि यार क्या करूँगा पूरे टाइम नर्वस है। लेकिन जैसे ही मैंने कंसोल पे हाथ रखा, देन अब भाड़ में जाओ, कौन कौन है सामने दिखाओ, ऐसा वाला सीन आ रहा था कि अब पता है कि यार अब वो लेवल आ चुका है। एंड वो छोटी छोटी जर्नीज ने बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्पायर कर ही दिया था कि मतलब यार ये हुआ वो, आप सीख गए आप कैसे डील करना है। आइडियल्स ऑन इंडिया लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल डीजिंग में? इंडिया लेवल लॉ स्टोरीज है क्योंकि उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, वो बहुत सारे वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, यूज़ करते हैं, और आई लव देयर कंपोजिशंस एंड ऑल। एंड उसके बाद बाहर मैं येलो क्लॉक को बहुत ज़्यादा परस्यू करता हूँ क्योंकि वो ट्रैप आर्टिस्ट है एंड मेरा मेन जॉनर ही ट्रैप है। और उसके अलावा मैं ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट, जैसे GTA है, गेम वाला नहीं है, आर्टिस्ट वाला है GTA नहीं GTA आर्टिस्ट है वो है। फिर पार्टी फेवर है, मतलब जो एकदम पावर म्यूजिक प्ले करते हैं, मतलब हर किसी का ना असाइंड सेट होता है। जैसे कोई आर्टिस्ट है जो हिप हॉप प्ले करते हैं, कोई आर्टिस्ट है जो डीप हाउस प्ले करना पसंद करते हैं, एंड हर किसी की एक स्पेसिफिक जोन रहता है कि मतलब यार ये चीज़ में बहुत अच्छा। जैसे अंश भैया और शुभ भैया, अंश भैया का 110 वाला जोन इस फाड़, आप उनको बीट ही नहीं कर सकते उस चीज़ में, और 130 वाला जोन शुभ भैया का, आप उनको बीट नहीं कर सकते। एंड देयर इज वन मोर फ्रेंड शैजी, ही इज फ्रॉम मुंबई आर्टिस्ट है, एंड ही इज़ एन हिप हॉप आर्टिस्ट। वो हिप हॉप इतना अच्छा प्ले करते हैं, मतलब गॉड लेवल ऐसा है। मतलब मैंने पूरे इंदौर में सबसे अच्छा हिप हॉप उनका ही सुना है। और मतलब यार रियली मतलब एक पूरी सिचुएशन है ना कि अब मैं क्या पावर सेट प्ले करता हूँ, आई लाइक कि मैं आखिरी में प्ले करूँगा, अच्छा वाला सेट प्ले करूँगा, मैं बंद करूँगा क्योंकि एक्चुअली मेरे को वही पसंद है, मेरे को एनर्जी पसंद है। हर किसी का एक जोन होता है, क्योंकि मेरे जो जॉनर जो मैं पसंद करता हूँ, ट्रैप है, साय है, टेक है, ये भी है ना, सारे सब वो उसी जॉनर में आते हैं। तो इसलिए ना मतलब फिर हम लोग समझते हैं, करते हैं। जैसे अभी रिसेंट में एक पार्टी हुई थी हमारी, हिप हॉप वाली पार्टी थी, दैन उसके बाद मैं और शैसी भी प्ले करने वाले थे, डुओ था हमारा। तो भैया वाज लाइक कि मैं हिप हॉप प्ले करता हूँ, दैट विल बी अ काइंड ऑफ लिटिल ओपनिंग फॉर यू एंड ऑल्सो ग्रूवी, और मेरे को तो हिप हॉप पसंद है, मैं मेरा भी अच्छा कर लूँगा, तेरा भी काम हो जाएगा, और वो लाइन हो जाएगा सेट। तो भैया ने मतलब इतना बहुत यार मतलब बहुत समझने वाला इंसान चाहिए रहता है इस चीज़ में, क्योंकि ये ना जब तक आपका आपस में नहीं बनेगी ना उस चीज़ में, तब तक आप सेट अलाइन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप एज एन डीजे चेंज हो रहे हो, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो नाचेंगे। तो भैया ने मेरे को अलाइन करके दिया, भैया ने एक एनर्जी लेवल का आउटब्रेक नहीं किया कि हाँ ये मृणाल आएगा तो इसके बाद यही करेगा। उनने तब तक अपने जोन में पूरा मतलब नचा दिया, इन लोग ग्रूव कर रहे हैं, उनने बस नचाया नहीं पर नचा दिया। मतलब बात ऐसी वाली हो गई है थोड़ी, लेकिन 12 बजा दिन। फिर जैसे ही मैं आया, मैंने धीरे से सेट प्ले करना चालू किया एंड मैं उसको वो लेवल ब्रेक करके और ऊपर ले गया। तो हम दोनों ने हमारा आइसोलेटेड एक सेट बजाया, हम दोनों ने अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया, और दोनों का सेट सबको बहुत पसंद आया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब जो साथ वाले हैं ना, उनके सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो बेसिकली तो लेट्स से राइट नाउ देयर इज अ स्ट्रगलिंग डीजे, ठीक है, जो ये वॉच कर रहा है, और समवन हु वांट्स टू डू दिस, व्हाट आर योर 3 pieces of advice or your 3 secrets that you would reveal over here कि बॉस अगर मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा था, अगर वो मृणाल है who is right now in 9th-10th class, what I would say to him कि just focus on these 3 things, everything is sorted. देखो ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बी ऑर्गेनिक मतलब समझाने मतलब कि आप कोई भी जगह अगर आप जा रहे हो, जैसे मान लो आपको क्लबिंग करनी है, आपके किसी फ्रेंड का क्लब है, आप वहाँ बोलो कि भाई मेरे को इतना आता है, मुझे जाने दे, मैं प्ले करूँगा, यू वोंट बी एबल टू प्ले। और वो आपके लिए एक नेगेटिव साइड बन जाएगा, क्योंकि लोग उतना एंकरेज नहीं करेंगे आपको, पहली गिग में आपको लोग एंकरेज नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं उस वजह से आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और आपने अगर कॉन्टेक्ट लगाया तो वो तो एक पहली चीज़ हो गई है। क्या है आप अच्छे से करने लग गए तो उसके बाद लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप पहले सीखे नहीं ढंग से, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपके लिए वो करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फर्स्ट इज बी ऑर्गेनिक। हाँ, बी ऑर्गेनिक कि मतलब आप आपका सारी चीज़ें पॉलिश कर लो, आप एक भी जो भी ट्यूटोरियल आपका वो स्किप ना करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और इतना टेक्निकलिटी में जा रहे हैं अगर, तो अपने को छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद अपना सेकंड आ जाएगा नो योर हार्डवेयर।
कि इफ़ यू आर वर्किंग तुमको पता होना चाहिए कि वो हार्डवेयर क्या है. यू हैव टू रिस्पेक्ट योर हार्डवेयर बिकॉज वो इतने एक्सपेंसिव रहते हैं एंड ज़रा सी क्लिपिंग के बाद. हाँ ठीक है, आई एम गोइंग ऑफ द टॉपिक, बट ये जो हार्डवेयर लेट्स से यू आर हैविंग राइट नाउ, तो ये कब आना स्टार्ट हुआ था? लाइक यू बॉट इट योरसेल्फ, पेरेंट्स दिलाया था, कैसा चल रहा है? आई बॉट इट माई सेल्फ. ठीक है, तो मतलब कब से चालू करा था यू स्टार्टेड बाइंग एंड व्हाट यू स्टार्टेड फर्स्ट विद एंड कैसे वो एस्केलेट कैसे? Bro, I just bought this I think in second or third year after I started playing. तो 2020 Yeah, 19 and half something. हाँ. And I started assembling my things and एक साथ तो बॉट नहीं करा, धीरे करके बॉट करा क्योंकि ऑब्वियसली और सारी चीज़ें बाय करने के बाद उसको मेंटेन कैसे करना है फिर वो देखा. फिर उसके बाद मैंने 2-3 बार फ्यूज़ उड़ा दिए हैं, फिर वापस फ्यूज़ लगाए हैं कि फिर मैं समझा. एंड अदर देन हार्डवेयर इसके अलावा जो क्लब में सेटअप्स लगे रहते हैं ना, उनकी बात भी अगर अपन करें तो उसमें भी नो योर हार्डवेयर वाली चीज़ आ जाएगी क्योंकि वो भी एक्सपेंसिव है. लाखों के स्पीकर्स हैं यार, लाखों का कंसोल है. तो ऑब्वियसली आप ये मत सोचो कि ये क्लब की अपन तो बजा के चले जाएंगे यार. मतलब एक्चुअली मेरे हिसाब से तो you respect the hardware, the hardware will respect you. हार्डवेयर विल रिस्पेक्ट यू. तो अब है ना ये वाला सीन है कि आपको हार्डवेयर पता होना चाहिए कि किससे क्या होता है, किसका कितने लिमिट है, कितना प्रेशर खोलना है, कितना नहीं खोलना है. ऑब्वियसली ये वाली चीज़. Second, तो first is be organic, second is know your hardware, what's third? लेट मी थिंक. आई हैव टू थिंक ना यार अब इतना सही है यार. तो मतलब एक ऐसा सोच कि एक स्टार्टिंग में डीजे है, मृणाल है 5 साल पुराना वाला, तो उसको पहले वाले भाई बी ऑर्गेनिक तो समझ में आ गया. सेकंड नो योर हार्डवेयर तो उसको समझ में आ गया. व्हाट्स द थर्ड थिंग यू विल से इसको काम करे सो दैट यू कैन बिकम द पर्सन? दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ एंड यू आर डिस्टर्बिंग मी ब्रो. ओके ठीक है सोचो. अरे यार एकदम से इतना ध्यान नहीं आता ना. मतलब यार बातें तो ऐसे बोलने के लिए बहुत सारी रहती है लेकिन उनको 3 में कंप्राइज करना है तो फिर वो बहुत मुश्किल रहती है. इसी तरह क्वेश्चन पूछा है. हाँ ना यार, एकदम टिपिकल है ये क्वेश्चन. यार किसी न्यूबी को ऐसे एडवाइस नहीं कर सकते ना यार. मतलब क्या एडवाइस करोगे आप? आई वुड से मेंटर्स, गेट सम मेंटर्स एज सून एज पॉसिबल. काइंड ऑफ मैं ऐसा बोल, मतलब अगर मैं होता पुराना तो मैं ऐसा बोलता कि गेट अ मेंटर एज सून एज पॉसिबल. मतलब ज़्यादा ईगो में मत बैठा रहे, तेरे को सब आता है, चुपचाप किसी के पास जाओ सीख ले. हाँ नहीं मतलब काइंड ऑफ मेंटर्स आर इम्पॉर्टेंट यार. मतलब फॉर गाइडिंग यू, नॉट फॉर टीचिंग यू. बिकॉज मेंटर इज अ पर्सन जो आपको टीच नहीं करता, आपको गाइड करता है. करेक्ट. टीचिंग आपको खुद सीखना पड़ेगा, उसके लिए कोई है ही नहीं. हाँ, कोई नहीं आपको फंडामेंटल कोई सिखाता है कि इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं. हाँ, बस. अब उसके बाद तुम्हें अपना दिमाग मार के उसको ठीक करना. अच्छा इसको ये करने से ये हो जाता है, इसको इधर करो तो वो हो जाता है. दैट यू नीड टू पुट, यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड डू एवरीथिंग. तो फंडामेंटल समझा देगा तुमको. बट योर मेंटर इज इंपॉर्टेंट सो दैट यू हैव अ गाइड. कि जब तुम लो मोमेंट तो कॉल कर लो कि भाई यार ऐसा चल रहा है क्या करूँ, या फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सनबर्न में बजाना भाई क्या बजाऊँ, बिकॉज यू वुड बी कंफ्यूज क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. तो यू मस्ट हैव कॉल्ड समवन की कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या करूँ मैं. या चलो अब बैठते हैं, सेट करते हैं अपन क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा. मतलब मोर ब्रेन्स आर बेटर देन वन ब्रेन. तो वो चीज़ कर सकते हैं कि मतलब आपको कुछ लग रहा है तो आप दोस्त ऐसे पालो मतलब तो दोस्त ऐसे रखो जो आपको सपोर्ट करें. क्योंकि मेन थिंग इसमें क्या रहती है, मतलब कैन बी योर थर्ड पॉइंट कि मतलब फ्रेंड्स आर द रियल इंपॉर्टेंट पर्सन इन लाइफ. क्योंकि आप अगर हर गिग के बाद लोगों से जाके पूछोगे कि यार कैसा लगा सेट, कैसा प्ले किया मैंने, उसमें अगर 4 लोगों ने अच्छा बोला और एक इंसान ने बुराई कर दी ना तो आप सिर्फ बुराई देखोगे. योर माइंड विल गेट फक्ड, उसमें ही अटक जाएगा. और बात क्या होती है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ट्रू एडवाइस आपका दोस्त, आपका मेंटोर ही दे पाएगा. हो सकता है आपका मेंटोर हर टाइम पे अवेलेबल नहीं है. जैसे मेरी कुछ गिग्स में मेरे मेंटोर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली खुद के गिग निपटाने के बाद आती कि भाई कैसा रहा, ये वो सब ठीक था ना, चल ठीक है कोई बात नहीं, चल पार्टी करते हैं. अब उसमें ऐसा सीन हो जाता है ब्रो कि सारी चीज़ें जब ऐसे धीरे धीरे चलती रहती है ना तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे लोग जो आपको समझें कि यार आपका उस टाइम पे पर्सपेक्टिव क्या चल रहा था जब आपने वो गलती करी और आपको वो समझाएं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. और वो दोस्त मैं ब्रूटली तुम्हारे मुंह पे बोल सकता बिना किसी चीज़ के डरे. क्योंकि अगर तुम किसी फैन से ले जाओगे तो इट वुड बी बायस्ड ओपिनियन, अगर तुम किसी हिटर से ले जाओगे इट वुड बी बायस्ड ओपिनियन, क्योंकि वो चश्मा लगा के देख रहा है. बट तुम्हारा दोस्त ऐसा है कि तुम बचपन से जानता है तो लाइक ये गलती करी, पगला है, ऐसे नहीं करता है. अरे ऐसे तो बोलते नहीं भाई. हाँ वो तो मतलब कुछ अच्छा कर लो, हाँ कुछ अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, उनका क्या, अरे तो कोई भी कर सकता है, तूने क्या उखाड़ लिया, टट्टी बजा दी तो यूट्यूब पे मिल जाएगा. हाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा. करेक्ट. मतलब रहते हैं वो ऐसे ही है, रहते मतलब सुनने लायक ही रहते हैं. लेकिन बट यू गेट योर एडवाइस, तुम्हें समझ में आता है कि मुझे क्या फीडबैक ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है. मतलब अगर आप कितना भी अच्छा डीजे बन जाओ ना,
आप उनके लिए डीजे मन्नू ही रहोगे. डीजे मन्नू ही हुआ. सोनू. They call you Sonu, correct? काइंड ऑफ सोनू, अंशु एंड ऑल, सब नेम अलग अलग चलते हैं. ठीक है. तो वेयर ऑल दीज पीपल कैन फाइंड यू, मतलब अगर आपका म्यूजिक सुनना हो या आपको डीएम करना है, कुछ भी करना हो, वेयर दे कैन फाइंड यू और किस नाम से? Bro, I'm on Instagram by the name of Rion Music. Okay. And my every updates regarding my gigs and my future tracks which I'm going to be which are going to be uploaded. तो उन सारी डिटेल्स फ्लैश के थ्रू मैं आउट करता रहता हूँ. तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी देयर, दे कैन डीएम मी कि अगर इफ़ दे वांट टू बी इन द गेस्ट लिस्ट और समथिंग, और या फिर अगर उनको कोई ट्रैक अच्छा लगा और लिंक वैंक क्या, मतलब मेरी पूरी गैलरी वहाँ पे है, तो उसमें आप पूरी सारी चीज़ दिख जाएगी कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे कॉन्टेक्ट करना है. एंड अदर देन दैट मैं यूट्यूब पे हूँ तो मैं इसी नाम से मिल जाऊँगा. तो दे कैन फाइंड मी बाय द नेम ऑफ रियोन. Awesome. चलो मृणाल, it was really a wonderful session. बहुत बढ़िया लगा बात करके. Nice to know your story. All of those who are watching, please like the video, comment on the video and share it with your friends. Subscribe the channel. बस इतना बंदे हो सकता है कि ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा था इन वाला. देख चार्मिंग किड्स स्कूल, तेरे बच्चों को यहीं डालेंगे भैया. हाँ भैया. छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक. तो क्या टट्टी खाता है क्या भैया? पागल है क्या तू? नहीं, मैं टट्टी खाता नहीं, टट्टी करता हूँ. वो वहीं पे टट्टी आ गई. वो माल पहले सेटल हो गया, फिर ये ब्रिज उतरता होता था, टट्टी वापस चले गई. भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. Hello guys, it's Jovan and you know what time it is? Disco time! बिल्लो ओ मोरी बिल्लो, ओ बिल्लो रानी, ओ बिल्लो रानी का हो तो अभी, आज ना छोड़ूंगा तुझे, दिल में है तूफान भरा, नाच मेरी जान जरा, बिल्लो बग्गे बिल्ले आंधा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आंधा की करेगी. तू गाने बजा दे. काले दे लिबास दी शौकीन न बूढ़ी, दूर दूर जावे मेरे काले लंगटो.